हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट का कोड 113 से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। अगर फर्स्ट पार्ट का नहीं देखा हो देख लीजिएगा, उसमें 50 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं और कुछ क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे कल तक। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। निर्देशन की कौन सी विशेषता नहीं है? निर्देशन पहल कार्रवाई है, यानी कि एक इनिशिएटिव है। जिसे कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, किस तरीके से काम को करना है, तो एक कार्रवाई है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि हर एक काम को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा, सतत प्रक्रिया है। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर चलता है, क्योंकि कंपनी में जो भी बड़े लोग रहते हैं, टॉप मैनेजर रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जितने भी अधीनस्थ हैं उनको डायरेक्ट करते हैं कि आप किस तरीके से काम को करेंगे। तो ये तीनों इसकी विशेषता है। लेकिन आदेश और अनुशासन को सुनिश्चित करना इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ये आपका कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व है? सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप। ये ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि सुपरवाइज भी किया जाता है, पर्यवेक्षण भी किया जाता है, उसके साथ साथ जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं, मैनेजर उनको प्रेरित करता है, उनको लीड करता है। ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डैश इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल। निम्नलिखित में से क्या है जिसके अंतर्गत लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को मार्गदर्शन किया जाता है, उनको मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है? तो ये होता है आपका सुपरविजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है? तो गैर वित्तीय प्रोत्साहन मतलब क्या है कि आप मोटिवेट कर रहे हैं किसी को, लेकिन पैसा उसमें नहीं है। तो यहाँ पर अगर किसी के स्टेटस की बात आ रही है, जॉब इनरिच किया जा रहा है। जॉब इनरिच करने का मतलब होता है कि जैसे कोई काम आपको एक दिया और उसके साथ तारीफ करके बोला जाए कि ये वाला भी काम कर लीजिए क्योंकि आप ही बहुत अच्छा करेंगे। तो ये क्या होता है, आप स्टेटस में हो गया, नौकरी संवर्धन हो गया, और एम्प्लॉय की अपनी प्रगति करना। तो ये क्या है, गैर वित्तीय है। लेकिन अगर बोनस दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, सैलरी बढ़ा दी जा रही है, तो वो किस में आ जाता है, वित्तीय प्रोत्साहन में आ जाता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव या मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है वो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का विशेषता नहीं है? इट इज़ एन इंटीग्रल फीलिंग, यह एक अभिन्न भावना है। मतलब एक इंसान से अलग नहीं किया जाता है। कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो देख करके हम लोग मोटिवेट फील करते हैं, तो वो कंटिन्यूस हमारे अंदर चलते रहता है। नेक्स्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रक्रिया है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको आप काम देते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं, और उनको लगता है कि अगर हमसे बोला जा रहा है कोई काम करने के लिए, मतलब हम बहुत अच्छे होंगे तभी हमको बोला जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डरा धमका करके काम करवाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पैसा दीजिए तब वो काम करने में सक्षम होंगे, चाहे उनको मन करेगा काम करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जान पहचान चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। और उसके साथ साथ है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। एक आप थ्योरी पढ़े होंगे एक्स और वाई की थ्योरी, जहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पर माना जाता है कि लोग क्या होते हैं, आलसी होते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं। तो उनको जब आप पनिशमेंट देंगे, जब उनको दंड देंगे तभी वो काम करेंगे। तो वो क्या हो गया है, नकारात्मक है। दंड देना एक तरीके का नकारात्मक होता है, लेकिन मोटिवेशन तो दे रहा है ना काम करने को। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अनुपस्थिति को वो कम ही करता हो। अनुपस्थिति इससे कम नहीं होती है, रिड्यूसेस एब्सेंटीज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टीम नीड। निम्नलिखित में से कौन से एक सम्मान क्या उदाहरण है? स्टेटस, सेल्फ फुलफिलमेंट, हंगर या पेंशन। तो अगर आपके स्टेटस की बात हो, आपके प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की बात होती है, तो वो सम्मान के अंतर्गत आता है। नीड हायरार्की थ्योरी जब आप पढ़े होंगे, मैस्लो का आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत, तो उसके अंतर्गत ये है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। डैश लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वे स्वेच्छा से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो अगर आप अभिप्रेरण पे लगाते हैं तो आंसर गलत है आपका, क्योंकि अभिप्रेरण में क्या होता है कि हम स्वेच्छा से काम नहीं करना चाह रहे हैं, लोग हमको
मतलब जो बाहरी तत्व हैं वो प्रभावित कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन लीडरशिप में क्या होता है, नेतृत्व में जो लीडर होता है वो अपने कर्मचारियों से बातचीत करके उनके अंदर कोशिश करता है कि अंदर से उनके आए, अंतरात्मा से उनके आए कि वो काम को करें। तो स्वेच्छा से लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास होता है आपका लीडरशिप। वो लीड करता है बस, और लोगों को मोटिवेशन की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो स्वेच्छा से नहीं होता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। अनौपचारिक संप्रेषण को और क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अंगूरी लता, ग्रेप वाइन। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आर। लिखित संचार के क्या लाभ हैं, इट गिव्स एविडेंसेस अबाउट इवेंट, किसी भी घटना के बारे में सबूत देता है, सही है। इट प्रोवाइड्स परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करता है। तो अगर कोई चीज़ रिटन में है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, तो वो हमेशा आपके पास रह सकता है। रिड्यूसेस चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या की संभावना को कम करता है। ये भी है क्योंकि अगर लिखित में चीज़ें रहेंगी तो वो ज़्यादा समझ में आती हैं, बाद में अगर आपको कहीं डाउट आता तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डैश रिक्वायर्स इंट्यूशन एंड गुड जजमेंट। अंतर्ज्ञान और अच्छे निर्णय की आवश्यकता किस में होती है, तो ये होती है आपके डिसीजन मेकिंग में, निर्णय में। और प्लानिंग में क्या होता है, नियोजन में आपको स्ट्रेटजीज बनाने आनी चाहिए, मतलब किस तरीके से व्यूह रचना आप तैयार करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बीट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आपको बोलने का तरीका, किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और कंट्रोलिंग आपका प्लानिंग के आधार पर ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है सुपरवाइजर हैज़ टू एडवाइज ट्रबल्ड एम्प्लॉय टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ही इज परफॉर्मिंग। पर्यवेक्षक क्या कर रहा है, जो आपका कर्मचारी कोई है वो परेशान है तो उसको सुधारने के लिए सलाह दे रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रबंधन का कौन सा वो कार्य कर रहा है, तो वो किस तरीके का काम कर रहा है, पर्सनल काउंसलिंग कर रहा है। यानी कि वो उस कर्मचारी की समस्या थी, उस समस्या को दूर करने के लिए प्रबंध क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत परामर्श देना। नेक्स्ट है थ्योरिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 2 मेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व के लिए 2 सिद्धांतों को दिया गया है। पहला है परिवर्तनकारी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल, दूसरा थ्योरी क्या है, तो दूसरा है आपका ट्रांजैक्शनल। हिंदी इसकी थोड़ी अलग भी हो सकती है, तो आप इंग्लिश में एक बार देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब होता है कि पूरी तरीके से चीज़ों को चेंज कर देना, और ट्रांजैक्शनल मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में आपके ज्वाइन किया, तो उस कंपनी में कैसे वो सर्वाइव कर सकता है, कैसे वो काम को करेगा, वो आपका आता है ट्रांजैक्शनल में। जैसे आप क्लास में गए, आपको मैनेजमेंट कैसे पढ़ाया जाएगा, ये किस में आएगा, ट्रांजैक्शनल में। लेकिन आपको किस तरीके से कॉलेज में व्यवहार करना है, बाकी के टीचर्स की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी है, वो किस में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशनल में। क्योंकि वहाँ से क्या होता है, आपके अंदर कुछ परिवर्तन होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, परिवर्तनकारी नेतृत्व। वहाँ पर जो नेता होता है वो इस तरीके से लीड करता है अपने सबऑर्डिनेट को कि आगे के जीवन में वो कैसे काम करेगा, वो भी उसके अंतर्गत आता है। तो ट्रांजैक्शनल क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है कि आगे जीवन में आप कैसा रहेंगे। तो 2 तरीके के नेतृत्व हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट। परिवर्तन प्रबंधन के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो परिवर्तन के लिए 2 चीज़ें हैं आपकी। एक है वृद्धिशील परिवर्तन, यानी कि ऐसा चेंज करते हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी आगे जा रही है, और एक होता है परिवर्तनकारी जहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, कंपनी की पॉलिसी चेंज कर देना, कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन कर देना, ये सारा किस में आता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन हाई पावर डिस्टेंस कल्चर, उच्च शक्ति दूरी संस्कृति में क्या होता है, तो ये होता है चेंज टेंड टू इम्प्लीमेंटेड टॉप डाउन। परिवर्तन को ऊपर से नीचे की ओर लागू करने की प्रवृत्ति क्या होती है आपकी, हाई पावर डिस्टेंस कल्चर। क्वेश्चन नंबर 15 है अ चेंज एजेंट इज द इंडिविजुअल हु। एक परिवर्तन एजेंट वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है परिवर्तन को लागू करने में। चेंज एजेंट मतलब क्या है कि एक कोई भी व्यक्ति है जो चेंज किया जा रहा है कंपनी में, जो परिवर्तन लाए जा रहे हैं, उस चीज़ को वो हेल्प कर रहा है, वो मदद कर रहा है किस तरीके से उस चेंज को लागू किया जा सके, तो उसको चेंज एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका द 3 स्टेज ऑफ चेंज प्रोसेस। चेंज प्रोसेस कुर्ट लेविन ने 3 प्रक्रिया दिया था, तो उसमें है आपका, ये मैंने
इंग्लिश से हिंदी में इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके वर्ड्स कुछ अलग हो जा रहे थे, और बस मैं मतलब समझा दूंगी, आप हिंदी और इंग्लिश एक बार मैच कर लीजिएगा। अनफ्रीजिंग, एडजस्टमेंट, उसके बाद रीफ्रीजिंग। जैसे अगर आपको कोई परिवर्तन करना है, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने पेंसिल से उस प्रोजेक्ट को बनाया, क्यों ऐसा किया? अगर फिगर बनानी थी इकोनॉमिक्स की तो आप पहले कोशिश करते हैं कि पेंसिल से बनाएं, क्योंकि उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, पेंसिल से उसको इरेज करके उसके बाद उस फिगर को फिर से बनाया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट अगर पेन से बना दिया तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो प्रक्रिया में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जितनी भी परिस्थितियां हैं उनको अनफ्रीज किया जाता है, मतलब उनको एडजस्ट करने के लायक बनाया जाता है। उसके बाद फिर उसमें जो भी संशोधन करने हैं वो संशोधन किया जाता है। उसके बाद रीफ्रीज होने का मतलब क्या है कि उस परिवर्तन को लागू कर देना, अब इसके बाद ये काम होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीफ्रीज करना। जैसे बर्फ़ का पानी है, पहले पानी लिया तो वो अनफ्रीज था, अब पानी को परिवर्तित कर दिया, एडजस्ट कर दिया। जो फ्रीज में रखा रहता है आपका क्यूब बनाने के लिए, आइस क्यूब बनाने के लिए, उसमें हम लोगों ने एडजस्ट किया, उसके बाद उसको फ्रीज करके रख दिया है, रीफ्रीज कर दिया है। जो पॉलिसी पहले हम लोगों ने बनाई थी फिर से उसको चेंज करके परिवर्तित करके लागू कर दिया है। तो ये अनफ्रीज है, एडजस्ट है, फिर रीफ्रीज है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका डर्फी एंड स्टेट्स आइडेंटिफाइड। डर्फी और स्टेट ने चेंज से रिलेटेड 4 स्टाइल दिए थे, परिवर्तन प्रबंध के 4 स्टाइल दिए हुए थे डर्फी और स्टेट। कौन से ईयर में? 1993। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपका, व्हाट इज नॉट वन ऑफ द 5 स्टेज ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। वार्ता प्रक्रिया के 5 चरणों में से एक क्या नहीं है? मेमोरी, गेटिंग टू नो, परसुएशन या कम्युनिकेशन। तो ये सारे तीनों इंक्लूड हैं उसमें, कम्युनिकेशन आपका उसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इज ऑफन कैरिड आउट। जो परिवर्तनकारी परिवर्तन होता है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो जब भी पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे आपके अंदर कुछ परिवर्तन लेके आना है तो हमेशा कौन लेके आता है? आपके पेरेंट्स लेके आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, जो उच्च प्रबंध होते हैं वो लेकर के आते हैं आपके परिवर्तनकारी परिवर्तन को। नेक्स्ट है बैरियर्स मीन्स, अवरोध से क्या आशय है? अवरोध आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत का टॉपिक है। ट्रबल इन कम्युनिकेशन, संचार करने में परेशानी, हर्डल इन कम्युनिकेशन, संचार में बाधा, और ऑब्स्टिकल, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे के सारे बैरियर का मतलब होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो नॉन एज। भाषा अवरोध को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है सिमेंटिक बैरियर के नाम से। इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं कई सारे, उसको एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, डायलेक्ट रिफर्स टू विच कम्युनिकेशन बैरियर। बोली किस संचार भाषा को संदर्भित करती है? तो ये भी आपका है सिमेंटिक बैरियर से रिलेटेड शब्दार्थ। नेक्स्ट है पीपल फेसेस विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इन डॉक्टर्स हैंड राइटिंग। डॉक्टर की हैंड राइटिंग जो होती है इतनी खूबसूरत होती है, वो किस प्रकार के संचार की बाधा है? तो वो किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि उन्होंने रिटन तो लिखा हुआ है लेकिन उसको देख करके समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अ कन्फ्यूज टीचर फेसेस। एक भ्रमित शिक्षक का चेहरा अगर आप देख रहे हैं और वो कन्फ्यूज दिख रहा है तो वो किस तरीके का बैरियर है? तो फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर में आपके हाव भाव, आपका गेस्चर पोस्चर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भौतिक। और भावनात्मक होता है, मतलब आप इमोशनल होकर के कोई डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भौतिक में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। भौतिक अवरोध किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? पुअर कम्युनिकेशन, ग्रामर, संस्कृति और ट्रैफिक। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्रैफिक के द्वारा फिजिकल बैरियर मतलब भौतिक अवरोध को उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विच आर द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल साउंड प्रेजेंट इन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जब संचार के चैनल में बाहर की ध्वनियाँ होती है, जैसे अगर आप कम्युनिकेशन पढ़े हैं तो उसमें इस तरीके से एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं और ये बाहर का एक बाउंड्री बनाया जाता है जिसके ऊपर लिखा रहता है नॉइस। नॉइस मतलब क्या है कि आप कम्युनिकेशन जब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ अवरोध होते रहेंगे, कुछ शोर होता रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉइस। जो बाहर की मौजूद ध्वनियाँ हैं वो शोर है।
नेक्स्ट है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार के लिए इनमें से किसे नहीं टालना चाहिए? तो शोर करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए, भौतिक होगा कि गलत अवधारणा नहीं, इन सब में क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं टालना चाहिए, मतलब वो कंपलसरी होना ही होना चाहिए। तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो वहाँ पर शोर तो होना ही नहीं चाहिए। उसके साथ साथ अगर बाधा आप उत्पन्न करते हैं और फिर गलत अवधारणा रखते हैं तो वो भी आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा? इनइफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा नहीं। तो प्लानिंग होनी चाहिए हमेशा कम्युनिकेट करने के पहले। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, डैश आर प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या हैं? तो किसी चीज़ को जब हम लोग बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं किसी के सामने, तो शब्दों के माध्यम से ही करेंगे। अगर वो गलत है, आपका अभिव्यक्ति नहीं सही से हो पा रही है, तो वो सिमेंटिक बैरियर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बोथ एनकोडिंग एंड इनकोडिंग ऑफ मैसेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर इमोशंस। संदेश की एनकोडिंग, इनकोडिंग मतलब होता है कि संदेश को संकेतन करना, संकेत में लिखना, और डिकोड मतलब होता है उस संकेत को समझना। तो ये हमारे इमोशन से, हमारे भावनाओं से प्रभावित होती हैं। सही है कि गलत है? तो ये सही है। अगर कम्युनिकेटर जो संदेश को दे रहा है वो भावना में बह करके संदेश को अच्छे से ना दे पाए, चाहे जो रिसीवर है, जो उसका प्राप्त करता है, वो भावना में बह करके उसको समझ ना पाए, तो आपका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, इन विच ऑफ दिस प्रॉब्लम इज द एक्चुअल मैसेज लॉस्ट इन एबेंडेंस ऑफ ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी समस्या है जहां पर संदेश इतना अधिक दे दिया जाता है कि जो वास्तविक संदेश है वो खो जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर कम्युनिकेशन, यानी कि अति संचार। जब कोई चीज़ एक्सप्लेन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जा रहा हो, तो उस समय पे जो वास्तविक संदेश होता है वो खो जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन शुड सर्व एज अ कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन एक्सरसाइज। संचार को एक संघर्ष कमी अभ्यास के रूप में कार्य करना चाहिए। सही है गलत है? तो सही है। कम्युनिकेशन ऐसा हमेशा होना चाहिए जहाँ पर लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कम करने का काम करे वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, डैश मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। किसका अर्थ होता है कि संदेश को समझा जाए? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। इनकोड मतलब क्या होता है? मैसेज को लिखना, और डिकोड मतलब क्या होता है? मैसेज को समझना। प्रतिपुष्टि मतलब क्या होता है? प्राप्तकर्ता ने उसको समझा कि नहीं समझा वो अपने सेंडर को बता देता है, और प्राप्तकर्ता कौन होता है? जिसको मैसेज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, डैश इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे पहला दुश्मन कौन है? तो वो है नॉइज, जो कम्युनिकेशन के बाहर घूमता रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार में इनमें से किसमें बचना चाहिए? तो बचना चाहिए आपको अस्पष्टता से, एम्बिगिटी से, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को समझ में ही ना आए। बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कमेंडमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से प्रभावी संचार का आदेश कौन सा नहीं है? तो लिसनिंग, जो आप ठीक से अगर सही नहीं सुनते हैं तो प्रभावी संदेश आपका नहीं हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें हैं कि लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, फिर कम्युनिकेशन आपके अच्छे होने चाहिए, पर्याप्त माध्यम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, विच ऑफ दिस इज नॉट अ बैरियर टू लिसनिंग। निम्नलिखित में से सुनने का बाधक कौन सा नहीं है? फिजिकल बैरियर, कल्चरल, लिंग्विस्टिक या लिखित। तो अगर लिखित है वो तो रिटन फॉर्म में होगा, सुनने से कोई उसका रिश्ता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ द मेन बैरियर टू लिसनिंग। सुनने की प्रमुख बाधा सबसे अधिक कौन प्रभावी डालता है? तो वो है आपका भौतिक बाधा, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब क्या हो रहा है कि हो सकता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, चाहे लोग बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो वहाँ पे सुनाई अच्छे से नहीं देता है, तो भौतिक बाधा हो गया। विच ऑफ दिस अकर बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा भाषा के अंतर के कारण उत्पन्न होता है? तो आपको लिंग्विस्टिक बैरियर, भाषा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाषा अवरोध, तो राइट डाउन कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेप इन स्पीच डिकोडिंग। स्पीच डिकोडिंग में कौन सा चरण नहीं आता है? अगर सुनेंगे नहीं तो उसको समझेंगे कैसे, और ट्रांसलेट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको मैं अभी समझा रही हूँ, उस चीज़ को आप अच्छे से सुन रहे हैं, उसके बाद उसको हिंदी और इंग्लिश जिस तरीके से भी आपको समझना समझ रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। कुछ लोग को दिक्कत होती है तो वो राइट डाउन करते हैं, नहीं दिक्कत होगी तभी भी तो आपको समझ में तो आ रहा होगा ना कि क्या बोला जा रहा है, तो राइटिंग उसमें कंपलसरी स्टेज नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40, बैरियर्स विच आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स टू डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड। अलग अलग लोगों के लिए एक शब्द के अलग अलग अर्थों के कारण होने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं। मतलब कोई वर्ड आपने यूज किया, किसी और के लिए कुछ और मतलब है, किसी और के लिए कुछ और मतलब है, तो किस प्रकार का रहेगा, तो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, शब्दार्थ विकृति, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 40 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।